जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बार बार कह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। बात यह है कि देखो, एग्जाम चाहे यूपीपीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, दोनों का प्रीलिम्स का एग्जाम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए पोस्टपोन हुआ है। भाई, ये जो अतिरिक्त समय है ना, इसका लाभ उठाओ, इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करो। नहीं तो ये समय कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, इस पूरे ड्यूरेशन में आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसको रिवाइज करो। अगर आप पे कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो उसको इस बार तैयार करो। मेंस की आंसर राइटिंग करो, पेपर 5 6 तैयार करो। ये सारी बातें आपको अभी करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, चलो क्लास को समझते हैं। क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सब जानते हो कि रिसेंट में क्या हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन के पश्चात बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर क्या थे, न्यूज में आ गए थे। जैसे कि आप देखो, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है, ये बहुत न्यूज में था। आपने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, ये एक टर्म इस बार बहुत न्यूज में आया है। तो ये क्या होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज की क्लास के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आपका यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल और आपका कैग, ठीक है, कैग, ये तीनों टॉपिक्स यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग आज चीजें डिस्कस करेंगे। पहले जो हम लोग चीज समझने का प्रयास करते हैं वो ये है कि संविधान के जो सारे भाग हैं उनको याद करने का तरीका समझो। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, अब आज के इस आने वाले 10 मिनट में मैं आप लोगों को पिछली सारी क्लासेस का एक रिवीजन कराऊंगा। जल्दी से रिवीजन करना और बहुत अच्छे से रिवीजन यहाँ पर करना। ठीक है, देखो भाई, संविधान के जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता है कि ऐसे 1 2 3 करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा संविधान का भाग एक क्या होता है भाई। संविधान का भाग एक आप लोगों से बताता है कि जो केंद्र है, जो यूनियन है, जो संघ है और जो उसके राज्य क्षेत्र है, ठीक है, जो उसकी टेरिटरी है, उसकी बात यहाँ पर की जाती है संविधान के भाग एक के अंतर्गत। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो, संविधान का भाग दो क्या कहता है। भाग दो आप लोगों से कहता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप के बारे में। और संविधान में इसके संदर्भ में जो आर्टिकल मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। इसी प्रकार संविधान का भाग 3 क्या है, वो है आपका फंडामेंटल राइट को लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के। और यहां पर आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मेंशन किया गया है। ठीक है, संविधान का भाग 4 क्या कहता है आप लोगों से, भाग 4 कहता है डीपीएसपी, स्टेट की क्या दायित्व होंगे उसकी बात यहां पर की जाती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आप देखोगे यहां पर तो आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 51 तक खत्म होता है। इसके बाद संविधान में अमेंडमेंट के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A। ठीक है, ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी की, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। और यहां पर आपको पता है कि जैसा कि आर्टिकल 51A, एक नया आर्टिकल यहां पर जोड़ा गया था, तो वो यहां पर आपका शामिल होता है। ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत केवल एक आर्टिकल है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद देखो भाई, संविधान का भाग 5 क्या कहता है। जैसे अभी तक हमने डिस्कस कर रहे हैं पिछले इन 2 3 क्लासेस के अंतर्गत हमने संघ के बारे में डिस्कस किया, यूनियन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि संघीय सरकार क्या है और उसके कौन कौन से प्रोविजन होते हैं, वो संविधान के भाग 5 में मेंशन किए गए। यहां पर जो आपके आर्टिकल कवर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है ये, और ये आपका आर्टिकल 151 तक खत्म होता है। कहां तक खत्म होता है, 151 तक खत्म होता है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जो लास्ट क्लास हुई थी, हमने यहाँ पर संविधान के भाग 5 के आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक की चीजें हमने डिस्कस कर ली है। 52 से 78 के बीच में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, एक बार इसको भी समझते हैं। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होता है, इसके संदर्भ में शुरुआत के लगभग लगभग 10 आर्टिकल आप मान लो यहां पर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के संदर्भ में आर्टिकल आपके प्रेसिडेंट के बारे में। इसके बाद आप देखो, इसी में वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट के बाद जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है हमारे देश के अंतर्गत, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है और करीब 70 तक आपका यहां पर जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है, जो कि आर्टिकल 74 एंड 75 है। और इसी में आपका आर्टिकल 78 आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रमुख होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने संविधान के भाग 5 का एक सेक्शन पढ़ा है केवल। ठीक है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के मध्य में है। और यहां पर आपने क्या क्या चीजें देखी, तो आपने ये सारे पॉइंट्स यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये टॉपिक यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, याद करने का तरीका समझना। देखो, संविधान के भाग 5 को हम लोग 5 फिर से अतिरिक्त सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सेक्शन होता है फिर समझिएगा आप लोग। एक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिक्यूटिव पावर, क्या कहते हैं भाई हम लोग कहते हैं
यहाँ पर आपका इसको कार्यपालिका शक्तियां, आपको पता है कि जो आर्टिकल 53 है वो कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो एक्सिक्यूटिव पावर का सर्वोच्च प्रमुख होता है, ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां, जो एक्सिक्यूटिव पावर है वो संविधान की भाग 5 के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के मध्य में दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का सेकंड पार्ट बनता है वो आप लोग का यहाँ पर बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें पर याद रहें, ठीक है। देखो हमने इसके बाद डिस्कस करेंगे, हम लोग जो आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है वो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब संसदीय प्रक्रियाएं, ठीक है। आपको पता है कि पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो आर्टिकल यहाँ पर स्टार्ट होता है वो आप लोगों का 78 के बाद से, अर्थात यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 79 से, और ये 122 तक आप लोगों का जाता है। देखो भाई, जो राष्ट्रपति जब आप लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 52 से 78 के मध्य में, वो हमारी एक्सिक्यूटिव पावर थी, मानी क्या थी भाई, वो आप लोगों की कार्यपालिका शक्तियां बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ते हो पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर के 122 के मध्य में है, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली, हाँ। अब देखो इसके बाद पार्लियामेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर, जो विधायी शक्तियां संघीय सरकार की वो क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विधायी शक्तियां, इसके बाद, और जो विधायी शक्तियों के संदर्भ में आर्टिकल मेंशन किया गया है वो आप लोगों का आर्टिकल यहाँ पर है आर्टिकल 123, जहां पर आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, वो अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति दी गई है। क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस पारित करने की एक शक्ति यहाँ पर दी गई है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। तो ये आप लोगों का अब विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का एक सेक्शन आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम, संघीय सरकार की जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था हो गई उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, और ये आप लोगों का आर्टिकल स्टार्ट होगा आर्टिकल 124 से 147 तक, 147 तक। हमने इसी में आप लोगों का एक आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 143, आप लोगों को याद है कि नहीं है, एक बार कमेंट में बताओ, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या होता है, जब हम प्रेसिडेंट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग राष्ट्रपति के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने वहां पर आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो आर्टिकल 143 क्या है, कमेंट में बताओ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद आप लोगों का एक पावर संघीय सरकार में और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं कैग, ठीक है। क्या कहते हैं, कैग मतलब लेखा परीक्षक और जो नियंत्रक परीक्षक होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक है। अब देखो भाई, हमने अभी तक के जितने भी पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़े गए हैं उन सबको फिर से रिवाइज किया, फिर से मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से समझना, चीजें याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न बनकर के आता है, ठीक है। देखो भाई, संविधान का भाग 1 क्या कहता है, वो कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में दिया गया, ठीक है। संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। हमने सारे आर्टिकल्स लाइन से पढ़े हुए, जिसने डे 1 से क्लास नहीं किया, डे 1 से क्लास करना, चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। संविधान का भाग 4 डीपीएसपी, जो कि 36 से 51 की बात करता है, ठीक है। संविधान का भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है। फिर संविधान का भाग 5 जो कि संघीय सरकार की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 52 to 151। अब देखो एक बात समझना, जैसे मैंने प्रश्न पूछ दिया आप लोगों से कि राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियां किस आर्टिकल में दी गई है, ठीक है, और उसमें आपके जो विकल्प है ना, वो विकल्प आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है, तो उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों भाई, ये तो संघीय शक्तियों की बात करता है, राज्य की शक्तियों की बात ही नहीं करता है, तो इसको यहाँ पे क्या करो आप लोग, एलिमिनेट कर दो। इसलिए सारे भाग के क्रम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, संघीय सरकार की शक्तियों को भी हम लोग 5 पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जिसको हम लोग पढ़ते हुए हम कहते हैं कि एक्सिक्यूटिव पावर मतलब कार्यकारी शक्तियां, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई इस संदर्भ में हमने वो आर्टिकल्स यहाँ पर कवर कर लिया। जहां पर हमने पढ़ा क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ा आप लोगों का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद करेंगे क्रम है कि इसी क्रम से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ते हैं इसी सेक्शन के अंतर्गत वो पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। तो पार्लियामेंट के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो कि आर्टिकल 79 से 122 के मध्य में चीजें दी गई, ठीक है। इसके बाद आती है विधायी शक्तियां, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार, जो कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो जुडिशरी पावर के बारे में बातें बताई गई हैं, जो कि आर्टिकल 124 से 147 के मध्य में चीजें दी गई हैं। और लास्ट में आता है आप लोगों का कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, और वो आप लोगों का आता है आर्टिकल 148 से 151 के मध्य में, ठीक है। तो आर्टिकल 151 जहां पर खत्म होता है, यही वो आर्टिकल जहां पर आपके यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में भाग 5 पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो लास्ट में कैग का प्रोविजन आप लोगों का इसी संदर्भ में आता है।
ये सारे आर्टिकल, सारे भाग याद हो गए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बना लेना इस टॉपिक का, बल्कि मैंने आप लोगों को जो स्टिकी नोट्स बनाने का तरीका बताया हुआ है वो बना करके स्टिकी नोट्स अपने दीवार पर कहीं पर चिपका लेना, ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है, और सब लोग इसकी फोटो जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां पर शेयर करना कि सर ये मैंने काम कर लिया है, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को और समझते हैं। अब देखो भाई, आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है, वो होता है महान्यायवादी, मतलब आप लोगों का अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। एजी से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एजी ओजी वाला एजी ओजी नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सीरियसली इसको हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन जो आप लोगों को लगातार बने रहते हैं, मुझे पता है कि बने रहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन जनरली आ जाते हैं, मैं उस कंफ्यूजन को पहले दूर कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, आप यहाँ पर 3 टर्म सुनोगे और तीनों टर्म की डिफरेंस मीनिंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है, ये बात समझना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सुनते हो यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी का मतलब क्या होता है अटॉर्नी जनरल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अटॉर्नी जनरल इसका नाम होता है, ठीक है। सेकंड आप लोग सुनते हो महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को हम लोग कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल। कई बार यूपीपीएससी से प्रश्न पूछती है कि वर्तमान भारत का महान्यायवादी कौन है, वर्तमान भारत का महाधिवक्ता कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स के टाइम पर तैयार करेंगे। यहाँ पर तैयार करने का मतलब नहीं है, पता चला आप ये क्लास 1 महीने बाद देख रहे हो और उस ड्यूरेशन में कुछ चेंज हो जाए, तो फिर आप फैक्ट गलत याद करके नहीं जाना एग्जाम में, ये बात ध्यान रहे। इसलिए ये सब टॉपिक्स हम लोग करंट अफेयर्स के टाइम पर पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। देखो, तो महान्यायवादी की अंग्रेजी क्या होती है? अटॉर्नी जनरल। मैं अंग्रेजी इसलिए बता रहा हूँ ना, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। महान्यायवादी लिखिएगा नहीं, लिखिएगा आप लोग यहाँ पर ऐसे अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आपको सर हम महान्यायवादी पढ़ करके आए थे, हम तो अटॉर्नी जनरल पढ़े नहीं थे, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है, ध्यान समझो। तो महान्यायवादी हो गया अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता हो गया सॉलिसिटर जनरल। यहीं पर एक टर्म और आता है आप लोगों का आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 165 मतलब क्या हो गया? क्या ये संविधान के भाग 5 में शामिल है? नहीं शामिल है, ध्यान दीजिएगा। संविधान का भाग 5 जो है वो केवल आर्टिकल 151 तक सीमित है। इसका मतलब है ये यूनियन गवर्नमेंट की पावर की बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 165 में एक टर्म प्रयोग किया गया है, राज्य का महाधिवक्ता। क्या प्रयोग किया गया है? राज्य का महाधिवक्ता। और इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है एडवोकेट जनरल। देखो, 2-3 चीजें समझना। सेंटर में क्या है? सेंटर में आप लोगों का अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है। तो एजी सबसे प्रमुख है। महान्यायवादी, आपको पता है कि जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है वो होता है आप लोगों का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के उद्देश्य हम बनाते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। हम क्या बनाते हैं? सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में प्रोविजन दिया गया है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 76 में बता दिया गया कि हाँ भाई, यहाँ पर आप लोगों का महान्यायवादी होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन कर दी गई। महाधिवक्ता का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए हम सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करते हैं। अब देखो, यही महाधिवक्ता टर्म राज्य के संदर्भ में प्रयोग होता है, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश वहां पर होती है एडवोकेट जनरल। और जो केंद्र का महाधिवक्ता होता है उसकी अंग्रेजी होती है सॉलिसिटर जनरल। तो ये 2-3 टर्म के बीच के डिफरेंस को समझना। एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो केंद्र का महाधिवक्ता, ठीक है। 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया। आर्टिकल 165 में आप लोग एडवोकेट जनरल पढ़ते हो, राज्य का महाधिवक्ता पढ़ते हो, जो कि आप लोग भाग 6 में डिस्कस करोगे, तो आगे जब आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी समझो। अब इसके बाद कैग आता है आप लोगों का, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने क्या डिस्कस भी किया कि आर्टिकल 148 से 151 के मध्य में क्या किया गया है? कैग के बारे में चीजें बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 148 क्या है? कैग के बारे में चीजें यहाँ पर मेंशन है। क्लियर हो गया? एटलीस्ट ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, अच्छा देखो एक टर्म और आता है, अब ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। आई होप कि टर्म्स का मतलब आप लोगों को पता होगा पहले से, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, मतलब प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा ऑफिशियल पोस्ट है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब एक सिंपल तरीके से राष्ट्रपति की इच्छा पर धारण करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति कहे कि आपको हटना है यहाँ से, तो आपको हटना पड़ेगा, बात आप ही खत्म हो गई। यहाँ पर ऐसा कौन सा होता है पद, ये पूछ रहा है यहाँ पर। अब देखो 2-3 चीज समझो भाई। कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। तो कैग को इतना इजिली तो नहीं हटाया सकता है,
ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, इसको इतना इजीली हम लोग नहीं हटा सकते हैं। जब कैसे हटा सकते हैं भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आप इसको भी ऐसे बस ऐसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो रख नहीं सकते हो। बता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भाई लोकसभा की पावर होगी, राष्ट्रपति की पावर क्यों होगी, ठीक है, क्योंकि लोकसभा ही तो उसको इलेक्ट कर रही है ना। तो 14 दिन की नोटिस देकर के लोकसभा यहाँ पे क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है, वो उसका एक अलग मैटर है। अच्छा, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अब जो भारत का महान्यायवादी होता है ना, वो भारत का फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है और यह राष्ट्रपति के प्लेजर पर अपने पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जो कि अंग्रेजों से लेकर के आया गया हमारे द्वारा, ठीक है। और हमारे पास राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ पावर यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो कौन ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, तो वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। वो कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इजिली समझाया, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, एक प्रश्न तो यहाँ पर यह दिया है कि भारत का फर्स्ट लीगल ऑफिसर कौन है, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य विधि परामर्शदाता का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो वो होता है आप लोगों का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर वही किया भी है, ठीक है। अगर आप महान्यायवादी याद करके आओगे ना, तो हिंदी मीडियम वाले तो आते यहीं पर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। सर अटॉर्नी जनरल तो हम पढ़े नहीं थे, हम पढ़े थे महान्यायवादी, ठीक है। यहाँ पर तो क्या प्रयोग किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो महान्यायवादी के सहायता के तौर पर सॉलिसिटर जनरल की हम नियुक्ति करते हैं, ठीक है। एक तरीके से सहायक सचिव, सचिव और सहायक सचिव होते हैं ना, तो ये सहायक सचिव होता है, मान के चलो ऐसा आप लोग, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है भाई आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, चलिए ना, ये पेज आप लोग रख लेना अपने पास, मैं कोशिश करूँगा ये पेज मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँ, ठीक, ताकि आप लोगों की बार चीज़ें ध्यान रहे अच्छे से। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई के लिए योग्य होता है, ठीक है। सुनवाई कर सकता है, सुनवाई के अधिकार में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल है, उसको नियुक्त करने के लिए जो योग्यता है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता के समान यहाँ पर तय किया गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही भाई, भारत का सर्वोच्च लीगल ऑफिसर है ये, ठीक है। भारत का सबसे इंपॉर्टेंट विधिक सलाहकार है ये सरकार का, तो इसकी जो योग्यता भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। और सबसे अच्छी योग्यता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य वो हो, ये योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई, ठीक है। अब देखो भाई, अगला कह रहा है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस ये किया कि जो आपका महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो होता है राष्ट्रपति के प्लेजर पे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी देखा था, समझा था, ठीक है। तो महान्यायवादी क्या होता है, वो उसी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया फॉलो करनी हमारे पास जरूरत नहीं है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है बहुत ही इजिली, क्योंकि ये उसके प्रसाद पर्यंत है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है भाई, मतलब क्या हो गया, इसका आंसर होगा केवल एक सही, डी विकल्प यहाँ पर आप लोग आंसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न 2023 में, ठीक है, 2023 में प्रीलिम्स में पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चंस के नेचर को समझो। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम 2023 के पेपर की बात करें ना, और आरओ का पेपर जो 2024 में भी हुआ था 11 फरवरी को, उसकी बात करें जो कि कैंसिल हो गया पेपर, ठीक है। ये दोनों पेपर का जो पैटर्न है ना, प्रीवियस पेपर के पैटर्न से चेंज हुआ है। इस बार आयोग ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि थोड़े लेवल पर हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। जैसे ये क्वेश्चन है ना, हाई स्टैंडर्ड, जनरली यूपीपीएससी के जो पैटर्न होता है एग्जाम का, उससे टफ क्वेश्चन होता है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझे लगा कि ये कम से कम यूपीएससी में तो पूछा ही होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। बट ये क्वेश्चन 2023 में यूपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अपनी प्रिपरेशन भी हम लोग को थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल पे करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो भाई, अच्छा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के जो
टर्म ऑफ ऑफिस होता है ना, जो पदावधि होती है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या है नियुक्त करने का, इसको हटाने का ग्राउंड्स क्या होगा, ये कुछ बातें यहाँ पर नहीं बताई गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो महान्यायवादी के संदर्भ में तो 3 पॉइंट याद रखना है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसका जो टर्म होता है उसको मेंशन नहीं किया गया है, इसके हटाने की प्रोसीजर जो है उसको मेंशन नहीं किया गया है, और इसके ग्राउंड्स नहीं मेंशन किया है, किस ग्राउंड पर, किस आधार पर इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा। ठीक है, सही बात है भाई। 2023 में एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट रिपीट किया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन है 2020 का। यूपीपीएससी ने 2020 में भी प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2020 में स्टेटमेंट पूछा है, और सेम स्टेटमेंट आप लोग देखो यहाँ पर, तो 2023 की परीक्षा में पहला स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक पॉइंट आप लोग यहीं से कैच कर लोगे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो। ठीक है, फिर सेकंड क्या कह रहा है भाई, कि जो महान्यायवादी है इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, इतना सैलरी प्राप्त करेगा जो कि संसद तय करे, पार्लियामेंट तय करे। क्यों पार्लियामेंट तय करेगा भाई, जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अभी है यहाँ पर मोस्टली केस में। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो राष्ट्रपति होता है वो उसका पारिश्रमिक नियुक्त करता है, ना कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो केवल एक विकल्प यहाँ पर आप लोग का सही है। ठीक है, केवल एक विकल्प क्या है आप लोगों का यहाँ पर सही है। और देखो, जैसे मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि अब यूपीपीसीएस क्या कर रही है ना, अपने ऑप्शंस को भी घुमा फिरा रही है। पहले क्या पैटर्न था, केवल एक सही, केवल 2 सही, एक और 2 दोनों सही, और ना तो एक ना तो 2 सही। ठीक है, अभी पैटर्न देखो क्या है 2023 का, दोनों एक और 2, न तो एक और ना ही 2, केवल 2 और केवल एक। अब जनरली जिसने 2020 तक ना इस पैटर्न को फॉलो किया होगा, पहले वाले पैटर्न को, वो ऐसे क्वेश्चंस को अचानक से देखकर गलत टिक करके आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, एग्जाम टेम्परामेंट में चीजों को, सारी चीजों को समेट करके कर पाना ना बहुत टफ वर्क है। आप सबने जो 2020 वर्ल्ड कप हो इस बार का देखा आपने, क्या शानदार मैच था। लेकिन केवल मैच मत समझो उसको, उस दिन अपने जीवन के बहुत सारे बिंदुओं को ग्रहण करो, समझो वो मैच कैसा था। क्या बताता है मैच, मैच ये बताता है भाई कि आप अपने पूरे इस प्रिपरेशन के दौर में लास्ट सेकंड तक आप लोगों को टिके रहना पड़ेगा। 17वां ओवर चल रहा था, इंडिया की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी थी, विन प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग कहते हैं, वो कितनी थी, आईसीसी के साइट पर मेंशन है कि 3% प्रोबेबिलिटी थी इंडिया के जीतने की 17वें ओवर में, जब लगभग 30 गेंद पे 30 रन चाहिए था। ठीक है, उस कंडीशन की बात बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके बाद इंडिया ने फाइट किया, फाइट करना छोड़ा नहीं। और यही आप समझोगे ना, जब वनडे वर्ल्ड कप हम लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, उस टीम में और प्रेजेंट टीम, जो टीम जीती है, उसमें डिफरेंस क्या है। जब हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच खेल रहे थे पिछली बार जो वनडे वर्ल्ड कप था, हमने वहां पर एक गलती किया, जब हमको लगा कि हम मैच से बाहर हो रहे हैं तो हमने हार मान लिया, वहां पर हमने हार एक्सेप्ट कर लिया, हमने फाइट करना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो 2020 वर्ल्ड कप की टीम जीती है, ठीक है, आप देखो लास्ट ओवर तक जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करा रहे हैं तब तक पूरी टीम ने फाइट किया है। वो सूर्य कुमार यादव का कैच हो, चाहे हार्दिक पांड्या की बॉलिंग हो, ठीक है, ये सब चीजें इस बात को डिनोट करती है ना कि आपको हर सेकंड तक फाइट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो भाई, प्रिपरेशन इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस के पैटर्न है ना, इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो भी, टेम्परामेंट डेवलप करो और लगातार फाइट करो। ठीक है, ये बात तो समझ ली। चलो भाई, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैच बहुत शानदार था और मैच से आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स समझना, जरूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि अगर मैं अटॉर्नी जनरल की बात करूं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला कथन दे रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है भाई, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। सही बात है, सिंपल स्टेटमेंट है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ये योग्यता नहीं है, हमने योग्यता केवल एक पढ़ी है कि उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर होती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। डी क्या कह रहा है कि संसद के द्वारा इंपीचमेंट लगा करके उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, अब देखो भाई बात समझो, ठीक है, कितना बेसिक बात है यहाँ पर। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये राष्ट्रपति के प्लेजर पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करेगा।
महाभियोग जैसी प्रक्रिया तो लागू ही नहीं होगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, क्या बचा, केवल 1 और 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, केवल 1 और 2 बचा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीआरओ के पेपर में। ठीक है, यूपीआरओ के पेपर में, तो ऐसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए भाई आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब देखो, अच्छा देखो, अटॉर्नी जनरल के बारे में 2-3 बातें आप लोग और समझो। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु ध्यान समझना, वो संसद का मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, परंतु वो किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, सदनों की किसी भी ज्वाइंट सेशन में, लोकसभा या राज्यसभा अथवा किसी ज्वाइंट सेशन में, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसमें, संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, ध्यान रखना क्या कर सकता है, वहां पर बोल सकता है, वहां पर भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ध्यान रखना, इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है इन सेशंस के अंतर्गत, लेकिन वो बोल सकता है और भाग ले सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों की ये दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। ये 3 पॉइंट क्या करना है आप लोगों को, ध्यान रखना ही रखना है अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि वह मंत्रिमंडल सदस्य नहीं है। सही बात है भाई, मंत्रिमंडल सदस्य क्यों होगा, नहीं है। ठीक है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। सही है, बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो तीसरा एलिमिनेट कर दो, आंसर यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, आ गया। ठीक है, तीसरा एलिमिनेट करते हैं आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखो भाई, कह रहा सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल कौन होता था, जो आप लोगों का अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होता था। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल कौन है, एक कानूनी सलाहकार है हमारा। कौन है, कानूनी सलाहकार है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सॉलिसिटर जनरल से तो हमने एक टर्म और सुना था, एडवोकेट जनरल। ठीक है, हमने क्या समझा था, एडवोकेट जनरल। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। ठीक है, तो वो क्या है, महाधिवक्ता ही है। अब देखो यहाँ पर इशू पता है क्या आप लोगों को, इशू ये है कि सॉलिसिटर जनरल की भी हिंदी महाधिवक्ता होती है। सॉलिसिटर जनरल की भी हिंदी क्या होती है, महाधिवक्ता होती है। लेकिन यहाँ पर जिस महाधिवक्ता की बात हो रही है उसको हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है, महाधिवक्ता है। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 165 भाग 6 के अंतर्गत हम उसको डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला कह रहा है कि भारत के कैग की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। ठीक है, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 में इसके संदर्भ में प्रोविजन दिया गया है, और प्रोविजन ये कहता है कि इनकी जो नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो नियुक्ति का कार्यकाल है वो कितना है। देखो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी ऐसे ऑफिशियल पोस्ट है उनका जो कार्यकाल का पीरियड है, जब है जहां पर मेंशन किया गया वो जो पीरियड है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो उस पद का कार्यकाल होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने 6 वर्ष तक अपना पद पर रह लिया तो उसको वहां से हटना पड़ेगा, या फिर अगर व्यक्ति को केवल 4 साल ही हुआ है लेकिन उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उसको वहां से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले होगा उतना ही कार्यकाल इनका नियुक्त यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो कैग के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट देखो भाई क्या कह रहा है कि भारत के कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही बात है, आर्टिकल 148। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है। ये बात भी सही है, जब यहाँ से रिटायर होता है तो किसी अन्य ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कारण क्यों है, भाई इसका काम है सरकार की अकाउंटिंग करना। अब सरकार अगर ये कहे कि ठीक है तुम यहाँ से रिटायर हो लो, बस मेरे पक्ष में कुछ बातें बोल देना, तो हम तुमको दूसरा पोस्ट ऑफर कर देंगे, अगर ऐसा सरकार कह दे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना चीजें। इसीलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात इसको अन्य सरकारी सेवाओं में जाने का अधिकार नहीं दिया गया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हालांकि उसके बाद भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे वो चले जाते हैं, जैसे मैंने अभी देखा तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सरकार कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है लॉजिक। ठीक है, अब देखो फिर कह रहा है कि उनको राष्ट्रपति
पदच्युत कर सकते हैं। ये अटॉर्नी जनरल नहीं है कि राष्ट्रपति पदच्युत कर देगा, बात समझिएगा आप लोग, ठीक है। वो अटॉर्नी जनरल थे जो कि राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंड थे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत डिपेंड थे और राष्ट्रपति उसको हटा देता था, ठीक है। ये जो होते हैं, ठीक है, इनको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं करता है, बल्कि इनके संदर्भ में एक पूरा प्रोविजन दिया गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उसी प्रकार से हम कैग को हटाएंगे। यहाँ पर भी महाभियोग का टर्म प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन ये किया गया है कि जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे, ठीक है, सेम उसी प्रक्रिया का फॉलो करते हुए हम लोग कैग को भी यहाँ पर हटाएंगे। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो कैग होता है ना, वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, प्रेसिडेंट उसको पदच्युत नहीं कर सकता अपने मन, ठीक है। इसके अलावा अब इसके पद को और स्वतंत्र रखने के लिए, ताकि अपना जो काम है वो सही प्रकार से कर पाए, इसकी जो वेतन है, इसकी जो सैलरी है, ठीक है, इसकी जो सेवा शर्तें हैं, ये सब कौन तय करता है? ये सब तय करता है आप लोगों का पार्लियामेंट। कौन तय करता है? पार्लियामेंट। जबकि अटॉर्नी जनरल के केस में प्रेसिडेंट करता था ये सारे काम। कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था, ठीक है। तो ये दोनों पदों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस समझना है आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेपर को सॉल्व करने का। अब देखो भाई, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता, ठीक है। कौन सा काम इसमें से क्या नहीं करता है ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा काम यहाँ पर क्या नहीं करता है वो पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, पर पढ़ लेते। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड होती है, उससे होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। सही बात है भाई, लेखा परीक्षण करता है, ठीक है। और अपना जो प्रतिवेदन होता है वो संसद राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में उसको रखता है, ठीक है। इसी तरह की आकस्मिकता निधि जो कंटीजेंसी फंड है वो, और जो लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सही काम। ये भी काम भी नहीं करता है वो, ठीक है। इसका काम ऑडिटिंग का जनरल, तो सारे काम वो करता है, ठीक है। आपको बताओ, कैग ही वो है जिसने वो 2G स्पेक्ट्रम वाला घोटाला पूरा लेकर के आया था, ठीक है। याद है ना आप लोगों को? भूल गया, ठीक है। जिसके बाद सत्ता परिवर्तन इतना बड़ा हुआ कि आज तक वो चल रहा है, ठीक है। सभी व्यापार, ध्यान दीजिएगा, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, ही काम ये नहीं करता है, ठीक है। कि जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे आ कैसे रहे हैं और कहाँ खर्चे हो रहे हैं, इस पर इसका नियंत्रण नहीं है। इसका नियंत्रण केवल इतना है कि हम क्या करेंगे, हम आपकी ऑडिटिंग कर दें कि आपने जो पैसा खर्चा किया वो सही से खर्चा किया कि नहीं किया, कहाँ खर्चा करो मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो निर्गम पर नियंत्रण ये नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इसका आंसर हो गया डी विकल्प, यहाँ पर सही है, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखो, कह रहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो पार्लियामेंट की है। भाई क्या करता है ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में रख देता है। अब संसद को जो मन करे सो वहां पे वो करे, ठीक है। संसद को जो मन करे सो वो वहां पर करे। ये बात यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्या किया गया है? मेंशन किया है। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट आप लोगों को? अब देखो आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, ठीक है। लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकों में शामिल होता है? तो जो कैग होता है ना, आपने अभी डिस्कस भी किया था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ चीजें, आप लोगों को सर कहाँ डिस्कस किया था, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है कि देखो ध्यान समझना, ये क्या कह रहा है आप लोगों से? कह रहा है कि सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति में, कौन समिति? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, लोक लेखा समिति। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो वो है आपका ये, कौन है? कैग, ठीक है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठता है। और यहीं पर इसको हम लोग कहते हैं कि लोक लेखा का जो मित्र और मार्गदर्शक है, ठीक है, जो मित्र और मार्गदर्शक है वो है आपका कैग, ठीक है। मित्र और मार्गदर्शक भी एक टर्म प्रयोग किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही बात है। उसको पद से हटाया जाता है, कैसे? जैसे कि यहाँ पर मेंशन ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, देखो यहाँ पर 2006 में ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है।
हमने पढ़ा हुआ है कैसे हटाया, उसे उसे उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कदाचार या समर्था के आधार पर उसको हटाया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए यहाँ पर भी उसको हटा सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया वो होती है, यहाँ पर प्रक्रिया मेंशन ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा कि भारत की अगर हम कैग की बात करें तो भारत का जो कैग है वो निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक है। किसका? लोक लेखा समिति। अभी तो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है। जो लोक लेखा समिति होती है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसका मित्र और मार्गदर्शक होता है। अच्छा, इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इसकी नियुक्ति की गई थी कैग को, मतलब स्टार्टिंग में लेकर के आया गया था, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कर रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग काम को अलग अलग किया गया, और केवल ऑडिटिंग काम को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया, ठीक है। केंद्र सरकार अपनी अकाउंटिंग, अपने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती है अपनी अपनी अकाउंटिंग अलग कराने लगी, ठीक है, तो इस पर लोड कम किया जा सके। तो केंद्र सरकार में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग काम पहले था, लेकिन बाद में क्या होता कि 1976 में, ठीक है, 1976 में इसके अकाउंटिंग के काम को सेंट्रल गवर्नमेंट में हटा दिया जाता है और केवल ऑडिटिंग काम को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार के संदर्भ में अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो राज्य सरकार के संदर्भ में अभी भी ये उपयुक्त दोनों ही दायित्वों को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन कर रहा है। अभी भी क्या कर रहा है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन कर रहा है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 1976 में कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था, और लेकिन राज्य स्तर पर ये काम अभी भी चल रहा है। अगला क्या कह रहा है भाई? राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? ठीक है, राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने डिस्कस क्या किया हमने, जो कैग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और राज्य गवर्नमेंट का भी, दोनों गवर्नमेंट के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है, ठीक है, ऑडिटिंग करता है। तो कैग होगा यहाँ पर आंसर, भाई विकल्प में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा वो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? अब देखो, अरे लोक निधि का अभिभावक कौन है? तो मित्र और मार्गदर्शक कौन है? कैग है, ठीक है। मित्र और मार्गदर्शक कौन है? कैग है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कॉलम में आपको कुछ ऑफिशियल पोस्ट दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया गया है, मैच कराना हो कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, बट एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को आप लोग सेकंड कॉलम में से किस में मैच कराना ज़्यादा उचित समझोगे? ठीक है, लोक लेखा समिति नहीं भाई, ठीक है, लोकसभा की बैठक ना, राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति भी होता है, ठीक है। तो ए को मैच करा दो थर्ड से, ए को जैसे ही थर्ड से मैच कराओगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, आंसर यहाँ पर आपका बहुत इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बट फिर भी समझो। और अब कह रहा है कैग। कैग हमने क्या देखा कि भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक है ये, ठीक है भाई, मैंने मैच करा दिया। भारत का महाधिवक्ता, ध्यान देना, महाधिवक्ता मतलब कौन हो गया? ये वही है, कानूनी सलाहकार है ये, आपको ध्यान रखना, कानूनी सलाहकार है ये आपका महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता को मैच आप कर दो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई? अब भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जो भारत का महान्यायवादी होगा उसको आप कहाँ मैच कराओगे? वो लोकसभा की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो इशू क्या है पता है? महाधिवक्ता और महान्यायवादी वाला, ठीक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी वाला इशू है कि किसको कहाँ से मैच करा जाएगा। अब क्योंकि महान्यायवादी का ज़्यादा अच्छा विकल्प है कि लोकसभा की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा उनके अन्य समितियों में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको यहाँ से मैच करा दो। आंसर आपका पहले पॉइंट से ही आ गया है, मैं बाकी आपको बता रहा हूँ कैसे मिलाना है, ठीक है। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट चली गई हमारे यहाँ पर एक तो भी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा अभी के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वजह से होगा क्योंकि अभी एक क्लास अपलोड करनी है मेंस वाली, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेंस की जो सीरीज चल रही है पेपर 5 और पेपर 6 की, उस सीरीज को लगातार फॉलो करो, ठीक है। उसमें मतलब लगातार क्लासेज हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रही हैं, और कंटेंट के लेवल पर सबसे बेस्ट है। मतलब तुम किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ले लो, कोई मार्केट की बुक उठा लो, उन सबसे बेस्ट कंटेंट है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। आप लोग क्लास करके देख सकते हो। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आप लोगों से, ठीक है। कह रहा है कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? 4 पॉइंट दे रहा है, सार्वजनिक खर्चे का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, और व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। गलत पूछ रहा है, तो व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर क्यों आएंगी? ठीक है, लोक वित्त में कॉमर्शियल बैंक क्यों आएंगी? गवर्नमेंट बैंक आए तो समझ में भी आता है, कॉमर्शियल बैंक तो यहाँ पर नहीं आएगी, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जैसे डी एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा, लोकसभा का जो टॉपिक मैंने आप लोगों से कहा है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों से एक बात और बताया, देखो संविधान के जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5 में जितने भी मैंने आप लोगों को पोर्शन डिस्कस किए, पांचों पांचों पोर्शन याद कर लेना, सबके संबंधित आर्टिकल्स देख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलो। देखो हम एफर्ट कर रहे हैं,
ये ऐसा एफर्ट है जो कि आप लोगों के लिए निःशुल्क है, ठीक है, फ्री में एफर्ट है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे क्लासेस भी चली, जैसे आपको बताएं मैं यूपी पीसीएस की क्या चल रही है, एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपीआरओ की क्या चल रही है, एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और जीएस 5 और 6 के लिए मेंस का एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है प्रयास, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो पेड हमारी चल रही है। बस इसके अतिरिक्त देखो इसमें हम मुझे पता है इसमें सब लोग एडमिशन नहीं लोगे, इसीलिए हमने क्या किया भाई, निःशुल्क फ्री मेंटरशिप, फ्री गाइडेंस, फ्री क्लासेस हमने आपके लिए स्टार्ट किए। मेंस की क्लास फ्री चल रही है, 100 दिन प्रोग्राम है। 150 डेज के अंतर्गत हम 15,000 एमसीक्यू टारगेट कर रहे हैं। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है, परेशान मत होना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोगों के फ्री में आने वाली है, तो भी काम चल रहा है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सब हम एफर्ट्स कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके लाइक और सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो आप लोग करना भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।